नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर PSMPG कॉलेज ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज, आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल @लर्न ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी आपसे जो AGP ज्योग्राफी सॉल्व पेपर की सीरीज चला रहे हैं, उसमें हमने 40 क्वेश्चनों को कवर कर लिया है। ठीक है, आज हम इस वीडियो में और आगे बात करते हुए 40 क्वेश्चन से आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो 41वां प्रश्न है आपका। 41वां प्रश्न आपकी जनसंख्या भूगोल से है, यानी पॉपुलेशन ज्योग्राफी से है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में न्यूनतम लिंग अनुपात दर्ज किया गया। यानी कि जो 4 राज्य आपको नीचे विकल्प दिए गए हैं, सबसे कम किस में था, ये पूछ रहा है वो। ठीक है, लोवेस्ट सेक्स रेशियो ये बताना है हमें 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, तो इसका विकल्प आपका नंबर 3 है, यानी पश्चिम बंगाल। ठीक है, 950 सेक्स रेशियो था। देख लेते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का 963, तमिलनाडु का 996, पश्चिम बंगाल का 950, हिमाचल प्रदेश का 912 और उत्तर प्रदेश का हिमाचल प्रदेश का 972 और उत्तर प्रदेश का 912 है। और सबसे अधिक लिंग अनुपात अगर भारत में बात की जाए तो वो केरल का है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, सबसे अधिक केरल का है। और यहाँ पे जो 5 आपको विकल्प दिए गए हैं वो भी आप याद कर सकते हैं। दोस्तों, आपसे जो पॉपुलेशन ज्योग्राफी के अंतर्गत जो आंकड़े पूछे जाते हैं, वो सबसे अधिक आंकड़े पूछे जाते हैं आपसे जनसंख्या घनत्व के ऊपर, यानी डेंसिटी के ऊपर। सेक्स रेशियो पर पूछा जाता है आपसे। ठीक है, लिटरेसी रेट यानी कि साक्षरता पर पूछा जाता है। नगरीकरण यानी अर्बनाइजेशन पर पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आंकड़े तो आपको लगभग याद करके ही रखने चाहिए। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेट होते हैं, जैसे प्रथम 5 और लास्ट के 5, ये भी आपको याद रखने चाहिए। और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में भी आपको जानकारी रखनी चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनते रहते हैं। ठीक है, सेक्स रेशियो आपको पता है कि क्या है। ठीक है, 1000 पुरुषों में यानी कि मेल में महिलाओं की संख्या कितनी है, यानी कि फीमेल कितनी है, उसे ही हम क्या कहते हैं, लिंग अनुपात कहते हैं। ठीक है, अब भारत का लिंग अनुपात वर्तमान समय में 943 है, यानी कि 1000 पुरुषों में 943 महिलाएं हैं। ये हमारा सेक्स रेशियो है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला प्रश्न है आपका, UN डेमोग्राफिक ईयर बुक 2010 के अनुसार किस देश में उच्चतम जनसंख्या घनत्व यानी प्रत्येक वर्ग किलोमीटर व्यक्ति किया गया था। ठीक है, यानी कि जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ पर था, किसके अनुसार, UN डेमोग्राफिक ईयर बुक के अनुसार। ठीक है, ऑप्शन है आपके भारत, जापान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका बांग्लादेश है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। जनसंख्या घनत्व क्या होता है, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं, प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में जो व्यक्ति पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब और भी देख लेते हैं। भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो UN डेमोग्राफिक बुक के अनुसार 406 है। जापान का 335 है, बांग्लादेश का 1144 है और पाकिस्तान का 264 है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन केंद्रीय स्थान सिद्धांत की प्रभाव सीमा को चित्रांकित करता है। केंद्र स्थान सिद्धांत यानी कि आपकी जो सेंट्रल प्लेस थ्योरी है, यानी कि मॉडल है जो, उसके अनुसार किसी भी नगर या कोई भी स्थान है उसकी प्रभाव सीमा कौन प्रदर्शित करता है, ये बताना है हमें। यहाँ पे दोस्तों बता दूं कि सेंट्रल प्लेस थ्योरी जो दी थी वो आपकी क्रिस्टालर महोदय ने दी थी। ठीक है, क्रिस्टालर महोदय ने इसे दिया था। तो चलिए ऑप्शनों पर देख लेते हैं। यानी कि थ्रेशोल्ड बताना है हमें, थ्रेशोल्ड।
चलिए चारों विकल्प पढ़ते हैं। नंबर 1, वह बिंदु जहां पर उपभोक्ता आवागमन न्यूनतम होता है। ये तो दोस्तों नहीं हो सकता। अगर कहीं पर न्यूनतम होगा तो जाहिर सी बात है कि वो प्रभाव सीमा बताएगा ही नहीं। ठीक है। वह दूरी जो उपभोक्ता सेवा के लिए तय करेगा, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सेवा का समर्थन करने के लिए लोगों की आवश्यक संख्या, ये भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। सेवा केंद्र का आर्थिक आधार, दोस्तों ये तो नहीं हो सकता है। अब हमारे पास 2 विकल्प है दोस्तों, तो इसमें मैं आपको बता दूं कि तीसरा विकल्प सही है, क्योंकि सेवा का समर्थन करने के लिए लोगों की संख्या जितनी अधिक होगी, किसी भी केंद्रीय स्थान का प्रभाव उतना ही अधिक होगा। यानी मिनिमम नंबर ऑफ पीपल नीडेड टू सपोर्ट ए सर्विस। ठीक है, तो विकल्प आपका तीसरा नंबर सही है। यहाँ पे बताया भी जा रहा है, केंद्रीय स्थान सिद्धांत के अनुसार किसी नगर का प्रभाव क्षेत्र किसी निश्चित वस्तु पर सेवा की मांग करने वाले न्यूनतम जनसंख्या से निर्धारित होता है। जाहिर सी बात है कि अगर किसी वस्तु का समर्थन करने के लिए बहुत अधिक लोग हैं तो उसका प्रभाव क्षेत्र उतना ही अधिक होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 44वें नंबर का क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से राज्यों के किस समूह में 2011 की जनगणना के अनुसार में 950 से अधिक लिंग अनुपात दर्ज किया गया। देखो एक ही वर्ष में लिंग अनुपात से 2 प्रश्न पूछे गए हैं आपसे। ठीक है, तो इसे भी देख लेते हैं हम कि हमें 4 राज्यों का क्रम बताना है जो अधिक से कम की ओर है। इस प्रश्न को हल करने का तरीका दोस्तों बताया था मैंने आपको कि इसे आपको क्षैतिज हल नहीं करना है, वर्टिकल करना है। ठीक है, यानी कि अब हमें पता है कि उत्तर प्रदेश का 912 है। ठीक है, और हरियाणा का भारत में सबसे कम लिंग अनुपात है, ये भी आपको याद रखना है। सबसे कम लिंग अनुपात किस राज्य का है, तो हरियाणा का है। तो ये विकल्प तो नहीं हो सकते दोनों, तो ये हम इन्हें काट देते हैं। अब आपके पास 2 विकल्प बचते हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का हमें पता ही है 912 है, तो ये भी विकल्प नहीं हो सकता। तो जाहिर सी बात है कि आपका पहला ही विकल्प होगा आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना। ठीक है, तो इसका पहला विकल्प आपका सही है। व्याख्या भी देख लीजिए दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का 993 है। क्यों? क्योंकि जो तेलंगाना राज्य बना था वो 2 जून 2014 को बना था और जनगणना तो इससे पहले ही हो चुकी थी 2011 में, तो उनका लिंग अनुपात 993 ही था। उत्तर प्रदेश का 912 है, ओडिशा का 978 है, हरियाणा का 879 है जो कि भारत में सबसे कम है, महाराष्ट्र का 929 है, पंजाब का 895 है और बिहार का 918 है और भारत का 943 है। ठीक है, और ऊपर अभी बताया गया था पश्चिम बंगाल का 950 है। ठीक है, तमिलनाडु का 996 है और केरल का सबसे अधिक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 45वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दिए गए आरेख द्वारा निम्नलिखित में किस मॉडल की व्याख्या होती है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉडल इज एक्सप्लेनेड बाय द गिवन फिगर बिलो। ठीक है, तो दोस्तों इस मॉडल को देख करके आपको बताना है कि ये किस सिद्धांत की व्याख्या करता है या मॉडल की व्याख्या करता है। ठीक है, तो अभी दोस्तों हमने जो ऊपर वाला एक क्वेश्चन पढ़ा है और तो उसमें हमने प्रभाव क्षेत्र की बात की थी कि जो क्रिस्टालर का केंद्रीय स्थान सिद्धांत था वो मॉडल की बात करता था, यानी प्रभाव क्षेत्र की बात करता था। तो इसमें भी आपका प्रक्षेत्र यानी प्रभाव क्षेत्र है और दिल्ली यानी कि थ्रेशोल्ड भी दिया गया है और मार्केट भी दिया गया है। ठीक है, तो यानी कि आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा, यानी सेंट्रल प्लेस थ्योरी से संबंधित ये चित्र मॉडल को बता रहा है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, इसकी व्याख्या थोड़ा सा देख लेते हैं। क्रिस्टालर का केंद्रीय स्थल सिद्धांत के अनुसार किसी नगर का प्रमुख क्षेत्र 2 बातों की व्याख्या करता है। ठीक है, पहला तो आपको बताया था थ्रेशोल्ड, यानी कि प्रभाव क्षेत्र, किसी केंद्रीय स्थान का प्रभाव क्षेत्र या नगर का प्रभाव क्षेत्र कितना होगा, वो थ्रेशोल्ड पर निर्भर करता है कि लोगों की वह न्यूनतम जनसंख्या जो किसी निश्चित वस्तु या सेवा की मांग या समर्थन करता है।
ठीक है, यानी कि न्यूनतम जनसंख्या। तो ये तो थ्रेशोल्ड यानी प्रभाव को बताता है, ठीक है। इसके बाद रेंज यानी देहरी है आपका, उसमें देहली शब्द दिया हुआ है। तो रेंज क्या होगी? वह अधिकतम औसत दूरी जहाँ तक लोग किसी वस्तु या सेवा को खरीदने के लिए यात्रा करते हैं, ठीक है। तो वो क्या होगी? उसकी रेंज होगी। जैसे मान लीजिए कि एप्पल का फ़ोन अगर आपको लेना है तो आपको छोटे शहरों में नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता जैसे नगरों में जाना पड़ेगा। यानी कि एप्पल वस्तु के लिए जो दिल्ली यानी रेंज है उसकी कहाँ तक है? दिल्ली तक है। यानी कि दिल्ली का जो प्रभाव क्षेत्र है वो जहाँ का व्यक्ति इसे खरीदने जा रहा है ये उसका रेंज है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते रहते हैं। और क्रिस्टालर के मॉडल से दोस्तों के का मान आपसे पूछा जाता है, ठीक है। इन्होंने 3 प्रकार के मान दिए थे। पहला दिया था K3, दूसरा था K4, तीसरा था K7, ठीक है। इनका संबंध आपसे पूछा जाता है। तो K3 का संबंध आपका बाजार से है, आप ऐसे याद कर सकते हैं। बाजार में 3 शब्द हैं तो K3 बराबर बाजार। K4 यातायात से संबंधित है, इसे भी आप ऐसे याद कर सकते हैं। यातायात में 4 शब्द हैं तो K बराबर 4, और K बराबर जो 7 बचा, एक बचता है आपका प्रशासन, ठीक है। तो इसे आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि K बराबर 3 यानी बाजार तो 3 शब्द हैं तो K बराबर 3 याद हो गया। K बराबर 4 यातायात यानी 4 शब्द है तो ये भी याद हो गया, तो एक आपका ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और यहाँ मैं बता दूँ आपके कि सेंट्रल प्लेस थ्योरी 1933 में दी थी क्रिस्टालर महोदय ने, ठीक है। जबकि यहाँ जो सेंट्रल प्लेस शब्द है वो जेफरसन ने दिया था, ये भी आपको याद रखना है। जेफरसन ने सेंट्रल प्लेस शब्द दिया था 1931 में, ठीक है। और सेंट्रल प्लेस थ्योरी दी थी क्रिस्टालर महोदय ने, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। 48वां क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि नीचे दिए गए आरेख में वक्र द्वारा शहरों के बीच जनसंख्या वितरण का पैटर्न निम्नलिखित में से कौन सा कोड सही चित्रांकित करता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोड इज करेक्टली डिपिक्टिंग द पैटर्न डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन अमॉन्ग सिटीज बाय टी कर्व इन गिवन ग्राफ, ठीक है। चलो इसके विकल्प हम देख लेते हैं। ये आपका दोस्तों क्वेश्चन है, इसमें बताना है आपको कि कौन सा ये ग्राफ क्या बता रहा है, कितने खंड बता रहा है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि एक आपके बीच में रेखा दिखाई गई है, ठीक है। एक रेखा आपको दिखाई गई बीच में, और एक भाग नीचे का दिखाया गया है, दूसरा भाग ऊपर का दिखाया गया है, ठीक है। तो कितने भाग हो गए आपके? 2 भाग। तो यानी कि यह यार कितने खंड को दिखा रहा है? द्विखंडी दिखा रहा है, यानी कि बाइनरी दिखा रहा है, द्विखंडी, ठीक है दोस्तों। तो ये भी आपको याद रखना है। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये है आपका रैंक साइज रूल। एक आपकी थ्योरी है रैंक साइज रूल, जिसे G.K. जिफ महोदय ने दिया था, ठीक है। तो इसे भी आप याद रखना है। हम व्याख्या भी देख लेते हैं। तीसरा विकल्प आपका सही है। रैंक साइज यानी कोटि आकार नियम का विकास जो है विकसित और विकासशील दोनों देशों के संदर्भ में किया गया था। यह नियम इस तथ्य पर आधारित है कि किसी बड़े क्षेत्र यानी नगरों की संख्या सर्वाधिक मध्यम किस्म और नगरों की संख्या उसमें कम और बड़े आकार के नगरों की संख्या सबसे कम पाई जाती है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि किसी बड़े क्षेत्र का जो नगर होता है उसकी संख्या सर्वाधिक होती है, ठीक है। मध्यम किस्म के नगरों की संख्या उससे कम और बड़े आकार के नगरों की संख्या सबसे कम होती है, ठीक है। यानी कि जितना बड़ा शहर उतनी बड़ी जनसंख्या, ठीक है। अब हम प्रश्न आपको G.K. जिफ के बारे में बता देते हैं थोड़ा। G.K. जिफ 1949 में ये सिद्धांत दिया था कोटि आकार नियम या रैंक साइज रूल
इस नियम को गणितीय विधि द्वारा अभिव्यक्त किया। इसके अनुसार यदि किसी क्षेत्र में नगरों को जनसंख्या के अवरोही क्रम का मतलब दोस्तों 10 से 1 की ओर, यानी कि 10, 9, 8, 7, ठीक है, इस प्रकार। तो यदि किसी क्षेत्र में नगरों को जनसंख्या के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो n नगर की जनसंख्या बृहत्तम नगर की जनसंख्या का 1/nवां भाग होगी, यानी कि आधी होगी। दूसरे शब्दों में किसी क्षेत्र के नगरों की जनसंख्या का 1,1/2 क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है। कहने का मतलब दोस्तों समान शब्दों में आप ले सकते हैं कि मान लीजिए 6 शहर हैं आपके, ठीक है, मान लीजिए 5 ही शहर हैं आपके और इनका क्रम है 1, 2, 3, 4 और 5, या कह सकते हो सबसे बड़ा नगर ये है और सबसे छोटा ये है। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे बड़े नगर की जनसंख्या उससे निचले क्रम वाले नगर की जनसंख्या का जस्ट 2 गुना होगी, ठीक है। यानी कि ये सबसे बड़ा नगर है, इससे जो छोटा नगर होगा जनसंख्या आधी हो जाएगी, उससे जो छोटा नगर होगा आधी होगी उससे जनसंख्या, फिर उससे जो छोटा होगा उससे आधी होगी, उससे जो छोटा होगा उससे आधी होगी जनसंख्या, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने एक सूत्र भी दिया था, Pn बराबर Pn/n, जहाँ Pn अवरोही क्रम में व्यवस्थित है, ठीक है। n नगर की जनसंख्या, P1 यहाँ पे P1 है आपका बृहत्तम नगर की जनसंख्या, n बराबर उस क्षेत्र में n नगर की कोटि, ठीक है। यानी कि जो A प्रकार का नगर है, जो सबसे बड़ा नगर है, अगर उसकी जनसंख्या 1 लाख है तो जो B दूसरे क्रम का नगर है उसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 50,000, ठीक है, 50,000 हो जाएगी। और जो C वाला होगा उसकी जनसंख्या जस्ट आधी 25,000 हो जाएगी। इसी क्रम में आधी होती जनसंख्या चली जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं। इस लॉग मापन के कारण इसका वक्र एक सीधी रेखा होगा। द्विधारी पैटर्न में 2 या 2 से अधिक अनुमानित आकार से बड़े होते हैं। चरणबद्ध क्रम पैटर्न में स्तर एवं चरणों की श्रृंखलाएं होती हैं, जैसे नगरमाल, शहर, कस्बा इत्यादि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची नंबर यहाँ पे दोस्तों ये प्रश्न है जो आपका, इसमें मिलान करना है आपको, ठीक है, इसमें मिलान करना है। ये सेटलमेंट ज्योग्राफी से क्वेश्चन है आपका। एक तरफ बस्ती का संरेखण यानी कि सेटलमेंट अलाइनमेंट और दूसरी तरफ पैटर्न यानी सेटलमेंट पैटर्न दिखाया गया है, ठीक है। पैटर्न का मतलब होता है ज्यामितीय आकृति कैसी है उसकी, ये बताना होता है, ठीक है। तो इस प्रश्न को आप जनरली भी हल कर सकते हैं, सीधा सीधा उसमें दिखा ही रहा है। ये जो आपका दिखा रहा है ये कौन सा दिखा रहा है? तो रेखीय दिखा रहा है, यानी कि ये तीसरे से मैच कर जाएगा, ठीक है। और दोस्तों हमने इस प्रकार के जब प्रश्न मैच वाले बताए थे तो हमने बताया था आपसे कि अगर एक ही आपको सही पता है तो उससे भी आप आंसर तक पहुंच सकते हो, ठीक है। देखते हैं, अभी हम बताएंगे आपको। तीसरे नंबर का आपका जाहिर सी बात है दिख रहा है कि ये तारानुमा है, ठीक है, तो स्टार शेप्ड हो गया। ये आपका गुच्छ आकार का है, ये भी आप याद रखेंगे। समवितरण हम आगे भी देख लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये प्रश्न है आपका। तो हमने अभी मैच कराया था कि पहले का तीसरा सही है, पहले का हमने तीसरे से ही मिलाया था, देखिए, ठीक है। तो पहले का तीसरा किस में? केवल दूसरे विकल्प में, ए का तीसरा। तो जाहिर सी बात है आपका यही विकल्प सही है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट भी अगर आपको एक ही पता है तो उसी से आप आंसर तक पहुंच सकते हैं, आपको सब देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब हम इसका हल देख लेते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर दिखाया गया है प्रश्न आपका दूसरा सही है। पहला आपका रेखीय है यानी लीनियर है, दूसरा आपका गुच्छित यानी कि क्लस्टर है, तीसरा आपका तारानुमा है स्टार शेप्ड, चौथा आपका समवितरण यानी कि यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो ये भी आप देख लीजिए। अगला प्रश्न है आपका 48वें नंबर का। 48वें नंबर का प्रश्न है आपका कि गुरुत्वाकर्षण मॉडल के अनुसार अवस्थिति पर सेवा का विभव
उपयोग निम्नलिखित में से कौन सा कथन इंगित करता है। कभी कभी दोस्तों हिंदी में इतनी जटिल शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है कि समझ नहीं आता, तो आपको इंग्लिश भी आपको इतनी तो आनी ही चाहिए कि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो, कि समझ सकें आपकी क्या पूछ रहा है वो। देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंडिकेट्स टू द पोटेंशियल यूज ऑफ ए सर्विस, यानी किसी सर्विस का उपयोग पूछ रहा है वो, ठीक है। एट लोकेशन अकॉर्डिंग ग्रेविटी मॉडल, ठीक है। तो ग्रेविटी मॉडल को भी आपको, अगर ग्रेविटी मॉडल आपने पढ़ा है तो ये इसका आंसर आप आराम से करके ले जाएंगे, ठीक है। चलिए अब इसके विकल्प पढ़ते हैं। दोस्तों इस प्रकार के शब्दों में एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि आपको इत्मीनान से पढ़ना है इन सवालों को। ये कहीं ना कहीं आपको शब्द पकड़ आ जाएंगे और आप आंसर कर ले जाओगे। जैसे इसे पढ़ते हैं कि जनसंख्या का आकार और दूरी दोनों के साथ प्रत्यक्ष संबंध है। किसकी बात कर रहा है? सेवा की, ठीक है, सेवा की बात कर रहा है। तो जनसंख्या का आकार और दूरी के साथ प्रत्यक्ष संबंध है, ये नहीं हो सकता। हाँ, जनसंख्या का आकार जितना अधिक होगा सेवा भी उतनी अधिक होगी, ये प्रत्यक्ष संबंध है। लेकिन जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी किसी भी नगर से, सेवा का आकार कैसा होता जाएगा? छोटा होता जाएगा, यानी कि ये विकल्प आपका नहीं होगा। दूसरा है कि जनसंख्या का आकार और दूरी दोनों के साथ विपरीत संबंध होता है, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि जनसंख्या का आकार जैसे जैसे बढ़ता जाएगा सेवा का आकार भी वैसे ही बढ़ेगा, यानी प्रत्यक्ष संबंध होगा, और दूरी बढ़ेगी तो घटता जाएगा, यानी कि ये भी विकल्प नहीं हो सकता आपका, ठीक है। तीसरा है जनसंख्या के आकार के साथ प्रत्यक्ष संबंध और दूरी के साथ प्रतिलोम संबंध होता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि जो नगर होगा आपका जितना बड़ा होगा उसका सेवा देने का जो आकार होगा उतना ही बड़ा होगा, यानी प्रत्यक्ष संबंध है। और जैसे जैसे इस नगर से दूरी बढ़ती जाएगी तो जाहिर सी बात है कि सेवाएं कम होती चली जाएंगी। जैसे मान लीजिए कि दिल्ली है, जो दिल्ली अपने आसपास के एरिया को सेवाएं बड़े पैमाने पर देता है, ठीक है। और जैसे जैसे अब आपके शहर में आएगा, अगर मान लीजिए आप 400 किलोमीटर दूर हैं तो दिल्ली उतनी सेवा आपकी नहीं कर पाएगी। तो आपका तीसरा विकल्प सही है, चौथे को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। देख लेते हैं। दूरी के साथ प्रत्यक्ष संबंध नहीं हो सकता, क्योंकि दूरी बढ़ने के साथ घटती जाएगी। और जनसंख्या के साथ विपरीत संबंध, ये गलत है दोस्तों आपका, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं इसका जो एक्सप्लेनेशन है। नगर के प्रभाव क्षेत्र, दोस्तों नगर के प्रभाव क्षेत्र से संबंधित ये प्रश्न है आपका, ठीक है। नगर के प्रभाव क्षेत्र से संबंधित कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, उससे प्रश्न है ये कि सीमांकन के सांख्यिकीय विधि के तहत गुरुत्व या अंतःक्रिया नियम यानी ग्रेविटी इंटरैक्शन मॉडल के तहत दो क्षेत्रों के बीच के संबंधों को तर्कसंगत तरीके से प्रस्तुत करता है। इस नियम का प्रतिपादन H.C. कैरी महोदय ने 1858-59 में किया था, ठीक है। तो ग्रेविटी इंटरैक्शन मॉडल किसने दिया? H.C. कैरी ने 1858-59 में किया था, ठीक है। उन्होंने एक सूत्र दिया था I बराबर P1 P2 बटा D, ठीक है। तो यहाँ I का अर्थ क्या है? दो स्थान P1 और P2 के बीच की सापेक्षिक दूरी या संबंध, सॉरी, ठीक है। P1 और P2 के बीच सापेक्षिक संबंध। P1 है आपका बड़े नगर की जनसंख्या, P2 है छोटे नगर की जनसंख्या, और D है आपका दोनों नगरों के बीच की रेखीय दूरी, ठीक है। तो इस सूत्र को भी आपको याद रखना है। यह नियम मानव के स्थानिक गतिशीलता के प्रभाविता पर जोर देता है। नगरों के बीच की दूरी व उनकी जनसंख्या के आकार पर प्रभाविता निर्भर करती है। नगर का आकार में बड़ा होने पर अपना प्रभाव क्षेत्र भी बड़ा रखेगा, जाहिर सी बात है। जैसे कि दिल्ली एक बड़ा नगर है तो उसका प्रभाव क्षेत्र भी दूर तक है, क्योंकि दिल्ली में आप देखेंगे कि MP या कह सकते हैं कि पूरे भारत से लोग जाते हैं दिल्ली, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि बड़ा नगर है तो उसका प्रभाव क्षेत्र भी अधिक है। अगला क्वेश्चन है आपका 49वां नंबर, ये भी सही मिलान करना है आपको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 से, ठीक है। मिलान करना है दोस्तों आपको। तो विकल्प आप पहले देख लीजिए, इसके बाद हम जो आपको ट्रिक बताई है वैसे ही आपको देखना है। कोहार्ट डेमोग्राफिक टर्म्स हैं, कुछ शब्द दिए गए हैं और एक्सप्लेनेशन दिया गया है। कोहार्ट क्या होता है यहाँ पे पहले दिया गया है। कोहार्ट
तो दोस्तों हमने मैच करा रखा है पहले से ही। तो कोहार्ट आपका होता है, इसमें आपको याद रखना है कि एकीकृत जनसंख्या समूह, ठीक है, ये याद रखना है। अब प्राकृतिक वृद्धि क्या होती है? नेचुरल इंक्रीज, मृत्यु दर घटा जन्म दर, यानी कि बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, ठीक है। तो आप नेचुरल जो प्राकृतिक वृद्धि है आपकी क्या है? बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, ठीक है। तो हमें दो विकल्प पता चल गए कि एक का 2 सही है और बी का 1 सही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए पॉपुलेशन ग्रुप यूनिफाइड बाय ए स्पेसिफिक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, जो आपकी विशेष जनसंख्या समूह है उसे हम कोहार्ट कहते हैं। इसके बाद तीसरा आपका है कुल प्रजनन दर, यानी टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होती है? तो स्त्री द्वारा अपने गर्भ धारण करने की आयु के दौरान जन्मे बच्चों का औसत संख्या, यानी कि मान लीजिए कि जो जन्म देने की स्त्री की जो आयु है, मान लीजिए कि 18 से 49 वर्ष है, तो इस दौरान उसने औसत कितने बच्चों को जन्म दिया है, वही आपकी कुल प्रजनन दर है, टोटल फर्टिलिटी रेट, ठीक है। एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रेन दैट ए वुमेन विल बियर थ्रू हर चाइल्ड बियरिंग ईयर्स, ठीक है। आश्रितता दर क्या है? डिपेंडेंसी रेट, तो इसे बताने की ज़रूरत है ही नहीं आपको, ठीक है, क्योंकि जो आपके बच्चे होते हैं वो भी आश्रित होते हैं और जो वृद्ध होते हैं वो भी आश्रित होते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है? उत्पादक आयु में आश्रितों की संख्या का माप, ठीक है। तो मेजर इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स अगेंस्ट प्रोडक्टिव एज ग्रुप, ठीक है। दोस्तों इसे हल करने का तरीका जो हमने बताया आप वो देख सकते हैं कि पहले का दूसरा सही था और दूसरे का पहला सही था। तो देख लेते हैं इन विकल्पों में पहले का दूसरा कौन है। तो इसमें दोस्तों दूसरे विकल्प में ही है आपका पहले का दूसरा, तो दूसरे का पहला, तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा, तो यानी कि विकल्प 2 सही है, ठीक है। तो दोस्तों इसी प्रकार आपको इन प्रश्नों को हल करना है। एक पता है तो पहले देख लीजिए कि कौन सा किस विकल्प में सही है, बाकी 2 कट जाएंगे आराम से आपके। कोहार्ट का अर्थ ऐसे जनसंख्या समूह से है जो विशिष्ट सर्वमान्य विशेषताओं द्वारा एकीकृत होता है। प्राकृतिक वृद्धि, किसी एक वर्ग में अशोधित जन्म दर एवं मृत्यु दर के अंतर को प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। कुल प्रजनन दर यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट, किसी स्त्री द्वारा गर्भधारण काल, देखो स्त्री का जो गर्भधारण काल होता है 15 से 49 वर्ष होता है, ये भी आपको याद रखना है, में एक वर्ष में औसत जीवित बच्चों के जन्मों की कुल दर, टोटल फर्टिलिटी रेट कहलाती है आपकी। निर्भरता अनुपात यानी डिपेंडेंसी रेट, कुल आश्रितों यानी बूढ़े और बच्चों को कुल कार्यशील जनसंख्या यानी कि आयु समूह के बीच के अनुपात का आश्रितता दर या निर्भरता अनुपात कहते हैं, ठीक है। हमारे इंडिया में 18 से 65 वर्ष तक कार्यशील जनसंख्या मानी जाती है। इसके नीचे वाले आश्रित होते हैं, इसके ऊपर वाले आश्रित होते हैं। निर्भरता अनुपात का यहाँ पे सूत्र भी दिया गया है, कुल आश्रित जनसंख्या बटे कुल कार्यशील जनसंख्या, ये निर्भरता अनुपात का सूत्र है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। 50वां क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी पॉपुलेशन ज्योग्राफी से है। भारत में राज्यों के किस समूह में 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या का 1/4 से अधिक जनसंख्या दर्ज की गई थी? यानी कि ये कुल जनसंख्या पूछ रहा है कि सबसे अधिक जनसंख्या किन राज्यों में दर्ज की गई है इन विकल्पों के अनुसार, ठीक है दोस्तों। अब आपको हमने बताया इसको आपको वर्टिकल हल नहीं करना है, क्षैतिज करना है। तो आपको पता है कि जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश आपका पहले नंबर पर आता है। तो उत्तर प्रदेश कितने विकल्पों में है? लगभग सभी विकल्पों में है, ठीक है। इसके बाद आपका महाराष्ट्र आता है जो कि विकल्प में है नहीं, ठीक है। इसके बाद हमारा मध्य प्रदेश आता है। तो अब आप देख सकते हैं कि कितने विकल्पों में मध्य प्रदेश है। इसमें उत्तर प्रदेश के बाद असम है, तो ये गलत, ठीक है। ये दूसरे विकल्प में उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश है, तो लगभग ये सही होगा। और विकल्प देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश के बाद आंध्र प्रदेश है, तो ये भी गलत। उत्तर प्रदेश के बाद गुजरात है, तो ये भी गलत आपका, ठीक है। तो विकल्प नंबर आपका दूसरा सही है।
2011 की जनसंख्या के अनुसार या जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या थी। कितनी थी? लगभग 20 करोड़। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कई देशों से अधिक है। यदि उत्तर प्रदेश को एक देश मान लिया जाए तो इसकी जनसंख्या में विश्व में 5वां स्थान होगा। यानी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ही इतनी है कि वह विश्व में 5वां स्थान रखता है। ठीक है, तो वे 4 कौन से हैं? जैसे पहले नंबर में चीन है, वैसे भी आप जानते हैं कि जनसंख्या के मामले में चीन ही पहले नंबर पर है, भारत दूसरे नंबर पर है, यूएसए तीसरे नंबर पर है, इंडोनेशिया चौथे नंबर पर है और उत्तर प्रदेश 5वें नंबर पर है। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप कि 5वें नंबर पर विश्व की जनसंख्या का उत्तर प्रदेश रखता है। मध्य प्रदेश की जनसंख्या 7 करोड़ के लगभग है, कर्नाटक 6 करोड़, असम 3 करोड़, पंजाब 2 करोड़, हरियाणा 2.5 करोड़। ठीक है, आंध्र प्रदेश लगभग भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ है। दोस्तों विकल्प हम देख लेते हैं एक बार। हाँ, दूसरा सही है आपका, मध्य प्रदेश। दोस्तों यहाँ पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 2 राज्यों की जनसंख्या बता दी गई है। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन ना रखिएगा आप। ठीक है, और दोस्तों आपको जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में 5 राज्य बताने हैं भारत के और 5 देश भी आपको बताने हैं। ठीक है, जनसंख्या के अनुसार कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। पिछले वीडियो में भी दोस्तों पूछा गया था आपसे। ठीक है, तो इस वीडियो में ज़रूर आप बताइए क्वेश्चन कि 5 राज्य जनसंख्या के प्रथम भारत के और 5 देश जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस सीरीज़ के 10 क्वेश्चन आपके ये रहे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले 10 क्वेश्चनों के साथ। ठीक है दोस्तों, तब तक आप पढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।